नमस्कार मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, स्वागत है आप सभी का एसएससी क्लासेस में। मैं एसके संगम सर आज लेकर आ गए हैं क्लास 6 के साइंस का चैप्टर 8 सजीवों का संसार से 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। बिहार बोर्ड के लिए रहने वाले काफ़ी इंपॉर्टेंट, और मेरा जितना भी स्टूडेंट है ये चैप्टर उसे पढ़ा दिया गया है, तो उम्मीद करते हैं ये 50 का 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसका सही होगा। और आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप कहां से देख रहे हैं इस वीडियो को और किसका नोट्स चाहिए। और ऑफलाइन क्लास के लिए संपर्क करें एसएससी क्लासेस। अगर आपको बनना है बिहार टॉपर तो संपर्क करें एसएससी क्लासेस। कॉन्टैक्ट नंबर 6201188105। तो आइए आज इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और हमारा यही लक्ष्य है आपकी सफलता। तो आइए आगे हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन इस क्लास का, सजीवों की प्रमुख विशेषता क्या है? सजीवों की प्रमुख विशेषता क्या है? ऑप्शन ए, वे वृद्धि करते हैं और शोषण करते हैं। ऑप्शन बी, उनमें जीवन की कोई क्रिया नहीं होती। ऑप्शन सी, वे हमेशा स्थिर रहते हैं। और ऑप्शन डी, वे केवल भोजन करते हैं। तो सजीवों की जो विशेषता होती है, प्रमुख विशेषता, वृद्धि करती है, शोषण करती है, पोषण होती है, उत्सर्जन होती है। तो इसमें से हम देख पा रहे हैं कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? ऑप्शन ए उत्तक, ऑप्शन बी कोशिका, ऑप्शन सी अंग और ऑप्शन डी रक्त। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोशिका। सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कोशिका का अध्ययन करने के लिए किन उपकरणों का प्रयोग किया जाता है? कोशिका के अध्ययन के लिए किन उपकरणों का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए दूरबीन, ऑप्शन बी सूक्ष्मदर्शी, ऑप्शन सी थर्मामीटर और ऑप्शन डी बैरोमीटर। तो कोशिका के अध्ययन करने के लिए सूक्ष्मदर्शी उपकरण का उपयोग करते हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक कोशिकीय जीव में कितनी कोशिकाएं होती है? एक कोशिकीय जीव में कितनी कोशिकाएं होती है? ऑप्शन ए एक और ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन सी अनेक और ऑप्शन डी हजारों। तो एक कोशिकीय जीव में जो कोशिकाओं की जो संख्या होती है वो कोशिका एक ही होती है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय जीव है? निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय जीव है? ऑप्शन ए अमीबा, ऑप्शन बी पैरामीशियम, ऑप्शन सी क्लेडोमाइडोमोनस और ऑप्शन डी इनमें सभी। तो एक कोशिकीय जीव उसे कहते हैं जिसका शरीर एक कोशिका से बना होता है। तो इनमें हम देख पा रहे हैं, इनमें तीनों प्राणी को की जो शरीर होती है एक कोशिका की बनी होती है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इनमें सभी। अगला क्वेश्चन, बहुकोशिकीय जीव किसे कहते हैं? बहुकोशिकीय जीव किसे कहते हैं? ऑप्शन ए जिसमें एक कोशिका हो, ऑप्शन बी जिसमें अनेक कोशिका हो, ऑप्शन सी जिसमें कोई कोशिका ना हो और ऑप्शन डी जिसमें केवल उत्तक हो। तो बहुकोशिकीय जीव उसे कहते हैं जिसमें कि अनेक कोशिकाएं हो, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, अमीबा किस प्रकार का जीव है? अमीबा किस प्रकार का जीव है? ऑप्शन ए एक कोशिकीय, ऑप्शन बी सरल प्राणी समपोषी, ऑप्शन सी मृदु जलीय और ऑप्शन डी इनमें सभी प्रकार के। तो अमीबा जो है वो एक कोशिकीय भी है और सरल प्राणी समपोषी भी है और मृदु जल में रहते हैं। तो इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इनमें सभी प्रकार के। अगला क्वेश्चन, अमीबा में गति किसकी सहायता से होती है? अमीबा में गति
किसकी सहायता से होती है, यानी कि अमीबा का प्रचलन अंगक कौन है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, अमीबा का प्रचलन अंगक कौन है। ऑप्शन ए पंख, ऑप्शन बी कूटपाद, ऑप्शन सी पैर और ऑप्शन डी पत्तियां। तो अमीबा का जो प्रचलन अंगक है या अमीबा के गति करने में जो सहायक होती है वो होती है कूटपाद। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तक क्या है, यानी कि टिश्यू क्या है। उत्तक क्या है। ऑप्शन ए समान कार्य करने वाली कोशिकाओं की समूह, ऑप्शन बी केवल एक कोशिका, ऑप्शन सी केवल एक अंग और ऑप्शन डी निर्जीव पदार्थ। तो कोशिका जो है समान कार्य करने वाले कोशिकाओं की समूह को हम उत्तक कहते हैं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सजीवों में गति किसका संकेत हो सकती है। सजीवों में जो गति होती है वो किसका संकेत हो सकती है। ऑप्शन ए निर्जीवता का, ऑप्शन बी जीवन का, ऑप्शन सी कठोरता का और ऑप्शन डी रंग का। तो इसमें जो गति का जो संकेत हमें बतलाता है सजीवों में, वो जीवन का बताता है कि हाँ ये जीवित है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्थान परिवर्तन को क्या कहा जाता है। स्थान परिवर्तन को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए वृद्धि, ऑप्शन बी उत्सर्जन और ऑप्शन सी पोषण और ऑप्शन डी प्रचलन। तो स्थान परिवर्तन को प्रचलन कहा जाता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में प्रचलन किसकी सहायता से होता है। मनुष्य में प्रचलन किसकी सहायता से होता है। ऑप्शन ए अंगों और पेशियों की सहायता से, ऑप्शन बी केवल त्वचा से, ऑप्शन सी केवल बालों से और ऑप्शन डी केवल रक्त से। तो मनुष्य में जो प्रचलन होती है अंगों और उनकी पेशियों की सहायता से होती है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सजीवों में वृद्धि का अर्थ क्या है। सजीवों में वृद्धि का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए आकार और शरीर में बढ़ोतरी, ऑप्शन बी ऑप्शन ए आकार और शरीर में बढ़ोतरी, ऑप्शन बी रंग का बदलना, ऑप्शन सी हमेशा स्थान बदलना और ऑप्शन डी भोजन का समाप्त होना। तो सजीवों में जो वृद्धि का जो अर्थ होती है आकार और शरीर की बढ़ोतरी, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पौधों में वृद्धि सामान्यतः किस दिशा में होती है। पौधों में वृद्धि सामान्यतः किस दिशा में होती है। ऑप्शन ए जड़ों और तनों की वृद्धि के रूप में, ऑप्शन बी केवल फूलों में, ऑप्शन सी केवल फलों में और ऑप्शन डी केवल पत्तियों में। तो पौधे की जो वृद्धि होती है जड़ में भी होगी और उसके ऊपरी जड़ के ऊपरी भाग में भी होगी। तो यहाँ पर प्रहोतंत्र में भी और जड़ तंत्र में भी पौधों की वृद्धि होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बाहरी उद्दीपन के प्रति सजीवों की प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, ऑप्शन बी उत्सर्जन, ऑप्शन सी पोषण और ऑप्शन डी पाचन। तो बाहरी उद्दीपन की जो प्रक्रिया होती है सजीवों में उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया से होती है, अनुक्रिया कहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा, यानी कि उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, छुई मुई के पौधों की पत्तियां छूने पर क्या करती है। छुई मुई की जो पौधे होती हैं उसे छूने पर क्या करती है। ऑप्शन ए फैल जाती है, ऑप्शन बी बंद या मुरझाती है, ऑप्शन सी रंग बदल देती है और ऑप्शन डी गिर जाती है। तो छुई मुई के पौधे को टच करने पर वो बंद हो जाती है, यानी कि
मुरझाती है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, छुई मुई का दूसरा प्रचलित नाम क्या है? छुई मुई का दूसरा प्रचलित नाम क्या है? ऑप्शन ए नीम, ऑप्शन बी लाजवंती, ऑप्शन सी तुलसी और ऑप्शन डी पीपल। तो छुई मुई का जो प्रचलित नाम है, एक और दूसरा नाम जो है वो लाजवंती है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लाजवंती की पत्तियों का मुड़ना किसका उदाहरण है? लाजवंती को जो टच करते हैं, यानी छुई मुई के पौधे को टच करते हैं, उसकी पत्तियां मुरझा जाती है, यानी मुड़ जाती है, सिकुड़ जाती है, तो ये किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए वृद्धि, ऑप्शन बी उत्सर्जन, ऑप्शन सी शोषण और ऑप्शन डी बाहरी उद्दीपन की प्रतिक्रिया। तो लाजवंती की पौधे को टच करने पर पत्तियां का मुड़ना यह बाहरी उद्दीपन की प्रतिक्रिया का उदाहरण है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सजीवों के लिए भोजन क्यों आवश्यक है? सजीवों के लिए भोजन क्यों आवश्यक है? ऑप्शन ए ऊर्जा और वृद्धि के लिए, ऑप्शन बी केवल रंग के लिए, ऑप्शन सी केवल गति रोकने के लिए और ऑप्शन डी केवल पानी बनाने के लिए। तो सजीवों में जो भोजन की आवश्यकता होती है ऊर्जा और वृद्धि के लिए, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सजीवों द्वारा भोजन प्राप्त करने की प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? सजीवों द्वारा भोजन प्राप्त करने की प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है या क्या कहते हैं? ऑप्शन ए शोषण, ऑप्शन बी पोषण, ऑप्शन सी उत्सर्जन और ऑप्शन डी जनन। तो इसे कहा जाएगा पोषण, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यानी कि भोजन के रूप में जो भी हम पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं उसे पोषण कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि हरे पौधे किस प्रकार का पोषण करते हैं? हरे पौधे किस प्रकार का पोषण करते हैं? ऑप्शन ए स्वपोषी पोषण, ऑप्शन बी परपोषी पोषण, ऑप्शन सी मृतपोषी पोषण और ऑप्शन डी परजीवी पोषण। तो हरे पौधे जो भोजन करते हैं यानी कि पोषण करते हैं वो स्वपोषी पोषण करते हैं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्वपोषी जीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? स्वपोषी जीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? ऑप्शन ए दूसरे जीवों को खाकर, ऑप्शन बी स्वयं भोजन बनाकर, ऑप्शन सी केवल मिट्टी खाकर और ऑप्शन डी केवल पानी पीकर। तो स्वपोषी जो अपना भोजन तैयार करते हैं वो स्वयं करते हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मनुष्य किस प्रकार का पोषण करता है? मनुष्य किस प्रकार का पोषण करता है? ऑप्शन ए स्वपोषी, ऑप्शन बी परपोषी, ऑप्शन सी प्रकाश संश्लेषी या प्रकाशपोषी, ऑप्शन डी रसायन पोषी। तो मनुष्य जो पोषण करता है वो परपोषी करता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सजीवों में ऊर्जा प्राप्त करने की प्रमुख प्रक्रिया क्या है? सजीवों में ऊर्जा प्राप्त करने की प्रमुख प्रक्रिया क्या है? ऑप्शन ए शोषण, ऑप्शन बी उत्सर्जन, ऑप्शन डी जनन और ऑप्शन डी वृद्धि। तो सजीवों में जो ऊर्जा प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है वो शोषण है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और शोषण क्रिया से वो जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है। कौन सा? एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है। इस क्वेश्चन को ध्यान से रखेंगे कि सजीवों को जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो शोषण क्रिया से और पोषण से भी यानी भोजन से भी होती है, लेकिन यहाँ पर शोषण पे जो होगी ऊर्जा प्राप्त होगी वो एटीपी ऊर्जा प्राप्त होगी। शोषण से एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है। चलिए अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है, श्वसन में सामान्यतः किस गैस का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन और ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो मनुष्य जो श्वसन क्रिया में जो भी गैस का उपयोग करते हैं वो कौन सा गैस होता है? वो होता है ऑक्सीजन। लेकिन पौधे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, श्वसन से सजीवों को कौन सा ऊर्जा प्राप्त होता है? श्वसन से सजीवों को कौन सा ऊर्जा प्राप्त होता है? ऑप्शन ए एटीपी ऊर्जा, ऑप्शन बी यांत्रिक ऊर्जा, ऑप्शन सी केवल ऑक्सीजन ऊर्जा और ऑप्शन डी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो श्वसन से सजीवों में एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पौधों की किस प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है? पौधों की किस प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है? ऑप्शन ए श्वसन, ऑप्शन बी केवल प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन सी केवल उत्सर्जन और ऑप्शन डी केवल जनन। तो पौधों में जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो किस प्रक्रिया से होती है? वो होती है श्वसन से। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शरीर में अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? शरीर में अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहलाती है? ऑप्शन ए पोषण, ऑप्शन बी शोषण, ऑप्शन डी वृद्धि और ऑप्शन डी प्रचलन। तो अपशिष्ट पदार्थों को बाहर करने की जो प्रक्रिया है उसे उत्सर्जन कहते हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में उत्सर्जन का प्रमुख अंग कौन है? मनुष्य में उत्सर्जन का प्रमुख अंग कौन है? ऑप्शन ए हृदय, ऑप्शन बी वृक्क, ऑप्शन सी फेफड़ा और ऑप्शन डी आमाशय। तो मनुष्य में जो श्वसन अंग है वो वृक्क है, यानी कि किडनी है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में कितने वृक्क सामान्यतः पाए जाते हैं? यानी कि मनुष्य में कितने वृक्क पाए जाते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 4। तो मनुष्य में जो वृक्क पाए जाते हैं यानी किडनी पाए जाते हैं 2 पाए जाते हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, मनुष्य में कितने जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं? तो अगर जोड़ी पूछे तो 1 जोड़ी, अगर संख्या पूछे तो 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 2। अगला क्वेश्चन, वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? ऑप्शन ए कोशिका, ऑप्शन बी उत्तक और ऑप्शन सी नेफ्रॉन और ऑप्शन डी न्यूरॉन। तो वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं या क्या है? तो वो है नेफ्रॉन, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और यहाँ पर दिया गया है न्यूरॉन, ये न्यूरॉन दिया गया है, तो न्यूरॉन है तंत्रिका इकाई है, और उत्तक क्या है? समान कोशिकाओं के समूह का, और कोशिका क्या है? सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। तो यहाँ पर वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन है? नेफ्रॉन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के लिए रहने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट। और आपको अगर टॉप करना हो तो बने रहिए एसएससी क्लासेस से, जहाँ पर एस के संगम सर आपको टॉप करने के लिए और बेहतर रिजल्ट देने के लिए सदैव तत्पर हैं। अगला क्वेश्चन, नेफ्रॉन का कार्य क्या है? नेफ्रॉन का कार्य क्या है? ऑप्शन ए भोजन पचाना, ऑप्शन बी
शरीर को गति देना, ऑप्शन सी रक्त पंप करना, और ऑप्शन डी रक्त को छानना और मूत्र निर्माण करने में सहायता करना। तो नेफ्रॉन का जो कार्य है, मुख्य कार्य है रक्त को छानना और मूत्र का निर्माण करने में सहायता करना, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ कौन है? यानी कि मनुष्य में जो मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है वो कौन है? ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी प्रोटीन, और ऑप्शन सी स्टार्च, और ऑप्शन डी यूरिया। तो मनुष्य में जो मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है वो यूरिया है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यूरिया के अलावा यूरिक अम्ल भी है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन, यूरिया मुख्यतः कहाँ बनता है? यूरिया मुख्यतः कहाँ बनता है? ऑप्शन ए हृदय में, ऑप्शन बी यकृत में, ऑप्शन सी फेफड़ा में, ऑप्शन डी त्वचा में। तो यूरिया का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है? तो वो होता है यकृत में। तो ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, रक्त को छानकर मूत्र बनाने वाला अंग कौन सा है? रक्त को छानकर मूत्र बनाने वाला अंग कौन है? कौन सा है बताना है। ऑप्शन ए हृदय, ऑप्शन बी वृक्क, ऑप्शन सी आमाशय, और ऑप्शन डी मस्तिष्क। तो वृक्क, रक्त को छानकर मूत्र बनाने का जो अंग है वो है वृक्क। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पसीने के द्वारा शरीर से कौन सा पदार्थ बाहर निकलता है? पसीने से या पसीने के द्वारा शरीर से कौन सा पदार्थ बाहर निकलता है? ऑप्शन ए जल और कुछ लवण, ऑप्शन बी केवल ऑक्सीजन, ऑप्शन सी केवल ग्लूकोज, ऑप्शन डी केवल स्टार्च। तो पसीने से जो निकलती है शरीर से, तो जल और कुछ लवण निकलती है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फेफड़े द्वारा कौन सा उत्सर्जी पदार्थ बाहर निकलता है? फेफड़े द्वारा कौन सा उत्सर्जी पदार्थ बाहर निकलता है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी स्टार्च, ऑप्शन सी यूरिया, और ऑप्शन डी प्रोटीन। तो फेफड़े से जो निकलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और श्वसन क्रिया में ये होती है, उत्सर्जी पदार्थ बाहर निकलती है, तो ऑक्सीजन लेते हैं और उत्सर्जी पदार्थ के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सजीवों में अपनी जाति को बनाए रखने के लिए कौन सी प्रक्रिया आवश्यक है? ऑप्शन ए शोषण, ऑप्शन बी पोषण, ऑप्शन सी उत्सर्जन, और ऑप्शन डी जनन। तो सजीव अपनी जाति को बढ़ाने के लिए जो क्रिया है वो जनन क्रिया है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए जनन क्रिया उपयोगी है। अगला क्वेश्चन, जनन का मुख्य उद्देश्य क्या है? जनन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए ऊर्जा प्राप्त करना, ऑप्शन बी नई संतति उत्पन्न करना, और ऑप्शन सी अपशिष्ट बाहर निकालना, और ऑप्शन डी भोजन पचाना। तो जनन का मुख्य उद्देश्य है अपने संतान की उत्पत्ति करना, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में कौन सा जनन होता है? मनुष्य में कौन सा जनन होता है? ऑप्शन ए लैंगिक जनन, ऑप्शन बी अलैंगिक जनन, ऑप्शन सी कायिक जनन, और ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। तो मनुष्य में जो जनन होती है वो होती है अलैंगिक जनन, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और पौधों में जो होती है यानी कि पुष्प में जो होती है वो लैंगिक जनन होती है,
और मनुष्य में जो होती है अलैंगिक जनन होती है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सजीवों की विशेषता है? इनमें से बताना है कि सजीवों की जो विशेषता है वो कौन है। निम्नलिखित में कौन सजीवों की विशेषता है? ऑप्शन ए वृद्धि, ऑप्शन बी श्वसन, ऑप्शन सी जनन और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो सजीवों की जो विशेषता है इनमें सभी है, उनको उनका वृद्धि भी चाहिए, श्वसन भी और जनन भी, तो उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सजीव नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सजीव नहीं है? ऑप्शन ए पेड़, ऑप्शन बी अमीबा, ऑप्शन सी पत्थर, ऑप्शन डी मनुष्य। तो इनमें से देख पा रहे हैं जो सजीव नहीं है वो ऑप्शन सी पत्थर, यानी कि जिसमें जान प्राण नहीं हो, जैविक कार्य नहीं करता हो, वो निर्जीव पदार्थ कहलाता है। तो ऑप्शन सी पत्थर निर्जीव पदार्थ है, सजीव नहीं है। अगला क्वेश्चन, कोशिकाओं के समूह से क्या बनता है? कोशिकाओं के समूह से क्या बनता है? ऑप्शन ए उत्तक, ऑप्शन बी प्रकाश, ऑप्शन सी जल और ऑप्शन डी वायु। तो कोशिकाओं की जो समूह से जो बनती है वो क्या बनती है? वो उत्तक बनती है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अमीबा अपना भोजन किस प्रकार ग्रहण करता है? अमीबा अपना भोजन किस प्रकार ग्रहण करता है? ऑप्शन ए कूटपाद द्वारा, ऑप्शन बी पत्तियों द्वारा, ऑप्शन सी जड़ों द्वारा, ऑप्शन डी पंखों द्वारा। तो अमीबा जो अपना भोजन ग्रहण करती है वो कूटपाद के माध्यम से ग्रहण करती है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए किन गैसों का उपयोग करता है? प्रकाश संश्लेषण में कौन सा गैस भाग लेता है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो प्रकाश संश्लेषण में जो गैस भाग लेती है वो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस भाग लेती है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पौधों में भोजन बनाने का प्रमुख अंग कौन है? यानी कि पौधे जो अपना भोजन तैयार करता है, स्वयं तैयार करता है, वो कौन सा अंग है? तो ऑप्शन ए जड़, ऑप्शन बी पत्ती, ऑप्शन सी फूल, ऑप्शन डी फल। तो पौधे का रसोई घर भी उसे कहा जाता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा पत्ती। तो पत्ती पौधे का रसोई घर है जहाँ पर प्रकाश संश्लेषण होती है, और पत्तियों में स्टोमाटा होती है जिसमें कि स्टोमाटा के बंद होने और खुलने से प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है और ऑक्सीजन बाहर आती है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा पत्तियां। अगला क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य में भोजन का पाचन मुख्यतः किस तंत्र से संबंधित है? यानी कि मनुष्य के जो भोजन पचते हैं वो किस तंत्र में पचते हैं? ऑप्शन ए दिया गया है पाचन तंत्र, ऑप्शन बी श्वसन तंत्र, ऑप्शन सी उत्सर्जन तंत्र, ऑप्शन डी प्रजनन तंत्र। तो मनुष्य के पाचन तंत्र है जो जिसमें कि भोजन पचता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर के लिए हानिकारक पदार्थ है? निम्नलिखित में से कौन है जो शरीर के लिए काफ़ी हानिकारक पदार्थ है? ऑप्शन ए यूरिया, ऑप्शन बी ग्लूकोज, ऑप्शन सी विटामिन, ऑप्शन डी स्टार्च। तो शरीर में जो हानिकारक पदार्थ है वो यूरिया है, यूरिक अम्ल है, यूरिया है और यूरिक अम्ल है। यह शरीर से बाहर निकालना काफ़ी जरूरी होता है, अगर नहीं निकाला जाए तो घातक साबित हो सकता है और घातक साबित होता है, जो कि हानिकारक पदार्थ है यूरिया। अगला क्वेश्चन, सजीवों में बाहरी उद्दीपन का उदाहरण कौन सा है? सजीवों में बाहरी उद्दीपन का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए छुई को छूने पर पत्तियों को मुड़ना, ऑप्शन बी पत्थर का पड़ा रहना, ऑप्शन सी मेज का स्थिर रहना, ऑप्शन सी किताब का बंद रहना। तो सजीवों का इनमें से देख पा रहे हैं कि जो उद्दीपन उदाहरण है वो छुई के पौधों को छूने पर उसका पत्ता बंद हो जाता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए।
अगला क्वेश्चन जो कि इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन है निम्न में कौन पौधों के उत्सर्जी पदार्थ हैं? पौधों के उत्सर्जी पदार्थ कौन है? ऑप्शन ए है रेजिन और गोंद, ऑप्शन बी टेनिन और मार्फिन, ऑप्शन सी कैफीन और निकोटीन, और ऑप्शन डी इनमें सभी। तो पौधे का जो उत्सर्जी पदार्थ है इनमें सभी है, तो ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा। तो यह रहा आप सबके लिए इस चैप्टर से, जो कि क्लास 6 के साइंस का 8वां चैप्टर से था, जिसमें कि 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया गया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपका कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही हुआ, ये भी आप ज़रूर बताएं। और ऑफलाइन क्लास के लिए संपर्क करें SSC क्लासेस, एडमिशन फ्री है, कांटेक्ट कर सकते हैं 6201188105 पर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय हिंद।